जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी 2012 के पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले आज का विचार देख लेते हैं, जो है डू इट फॉर यू नॉट फॉर अदर्स। तो ये तो काफ़ी ही चर्चित विषय भी रहता है कि हमें स्व प्रेरणा से और अपने विकास के लिए और खुद के लिए ही कोई भी कार्य को करना चाहिए, और अदर तो फिर असंभव सा होता है। चलिए आज चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषाधिकार में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं। देखिए, हमेशा की तरह आज भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन सा सही या गलत है, उसके बाद फिर क्या सीखेंगे वो देखेंगे। पहला है कि राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, बिल्कुल गलत है। दूसरा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, फिर है ये सही है। और इसके बाद है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। फिर है चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। देखिए, अभी हम लोग उत्तर तो देख ही लिए। अब सबसे पहले देखेंगे ना कि ये राज्यसभा के पास कौन कौन से विशेषाधिकार हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा भी, जो ये है बी नंबर, वो तो इसके पास है ही कि राज्य सूची के नियम को भी इनके द्वारा बनाया जाता है। और इसके साथ ही देखें, जो अखिल भारतीय सेवा होगा का सृजन के बारे में यहाँ बता ही दिया गया है, ये होगा इसके माध्यम से होता है। और दूसरा है कि कोई भी राज्य के विषय पर राज्य सूची का नियम को एक साथ अथवा एक अन्य का अधिक, ये दोनों ही यहाँ दिया हुआ है। एक तीसरा और है जो कि है उससे संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं ना, वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाए जाएंगे। ये तो हो गया। और देखिए, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है ना, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 100 नहीं 312 में है। और एक और जो राज्य सूची के लिए है वो है 249 में। तो ये है। और देखिए, जो इसके बाद इसके द्वारा जो बनाया जाएगा ना, जो नियम बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि वो मत 1 वर्ष के लिए ही होगा, वो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। अगर वो होगा, उसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी तो उसके लिए पुनः करना होगा। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, इसका जो बहुमत होता है ना, वो विशेष बहुमत 2/3 के माध्यम से किया जाएगा। अब एक इसलिए नहीं, ये क्यों नहीं है कि ये तो हम लोग को पता है कि लोकसभा के पास ये है। ये तीसरा इसलिए नहीं है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित एक दिन हम लोग एक और दिन देख रहे थे कि कौन कौन से विषय जो हैं उनके लिए कौन कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि केंद्र की विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्य की जो सहमति होती है जिन विषय में, उसमें से एक विषय ये भी था। और जो चुनाव आयोग के कार्य, जब हम लोग चुनाव आयोग पढ़ते हैं ना, उसमें ही बताया जाता है कि आयुक्तों की संख्या का निर्धारण उनके सांसदों के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, इसमें विकल्प देख लीजिए कि क्या सभी भी है, तो हमें लगभग सबको पढ़ना ही होगा। पर हम लोग क्या करेंगे ना, अपना जो तरीका है 1 और 5, एक पहला और अंतिम से चलेंगे और देखते हैं कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, चलिए ये भी सही। पाँचवा, ये दूसरा ये है ना, पाँचवा क्या क्या है, सप्तम सूची। उसके बाद है षष्ठ सूची और पंचम। अब देखिए यहाँ ना यहाँ हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी अनुसूची से संबंधित जानकारी होगी ना, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, समाप्त काट देंगे। अब देखिए, जैसे ही 3 और 4 को काटेंगे तो
अपना ये और ये समाप्त हो जाएगा। कौन कौन? डी और बी नहीं हो सकता है। अब देखेंगे क्या, देखिए 7वीं अनुसूची और ये दोनों 1 और 2, तो 1 और 5 होगा ही, तो बी मतलब ये सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि शुरू में जैसे हम लोग 1 और 5 पढ़ते हैं, ये पहला और अंतिम पढ़ेंगे ना, उसके माध्यम से भी देखिए एक ए और बी को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इतना हो गया। और दूसरी बात अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये क्या है कि एक तो 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें है। और ये जो है छठा जो है वो जो क्या है 4 राज्य हैं उससे संबंधित है। तो वो राज्य देखिए, वो जो राज्य है ना उसको हमेशा कैसे याद रखा जाता है। देखिए पहले तो एक यहाँ से असम ले लेंगे, दूसरे भी यहाँ से मेघालय ले लेंगे, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम, ऐसे करके याद रखेंगे ना तो इसे याद रखने में आसानी होती है। और 5वां होगी क्या, अब देखिए अच्छा ये जो 7वां है ना वो हम लोग जानते हैं कि विषय को जब हम लोग ये संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे, अनुसूचियों के से संबंधित संशोधन, तब हमने पढ़ा था कि इसे जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक, और आप बता सकते हैं कौन से अनुच्छेद ये संशोधन के माध्यम से लाया गया था, वो बता सकते हैं। और देखिए अब ये ना डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो जब लाया गया था तो वो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी और राइट तीनों में ही किया गया था। तो ये और ये सही हो जाता है। और इसके बारे में भी देखिएगा तो स्थानीय निकाय जो है ना उनको भी ये मतलब शहरी निकाय जो है नगरीय निकाय उनके पास भी ये अधिकार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम आती है। ठीक, क्या है कि संसदीय लोक वित्त पे, किस पे, लोक वित्त पे कैसा क्या, तो संसदीय नियंत्रण। अब पहला पढ़ते हैं क्या है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का जो संविधान में उल्लेख है ना वो इसी रूप में किया गया है, इसलिए बोला जाता है कि बजट का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो अपना एक सही है। ठीक, अब चलेंगे ना 5वें पर। 5वां क्या है, संसद के वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ अब आसानी से बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 1, 5 दोनों में नहीं है। अब ए और डी में देखेंगे तो अब क्या करेंगे, चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा क्या है कि संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्णावलोकन। तो ये जो है ना गलत है क्योंकि बजट कार्यालय द्वारा जो है ना ये ऐसे कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता है, ये तो गलत हो गया। और जस्ट 4 को हम लोग जैसे ही काटेंगे अपना उत्तर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं अनुपूरक अनुदान और अनुलेखानुदान लेखानुदान का प्रावधान। ये सही है कि जो अनुदान लाए जाते हैं क्यों लाए जाते हैं कभी हम लोग देख लेंगे इसे विस्तार से। दूसरा फिर विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भारत के संचय निधि, ये सही है कि जो बिना विनियोजन विधेयक के संचय निधि से नहीं निकाला जा सकता, धन नहीं निकाला जा सकता, और ये तो सही है। तो आज अपना इतना इतना काफ़ी है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान के अनुरूप्य अधिनियमित हुआ था या हुए थे। तो पहला क्या है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप्य जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, सही है। दूसरा पढ़िए अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप्य। अब देखिए अगला पढ़ लेते पहले अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों का अनुरूप्य। अब देखिए हम लोग बात क्या कर रहे हैं ना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। अब अगर हम लोगों ने पढ़ा है तब तो सही है, अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो देखिए अब अगर ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण था तो इससे इसका क्या लेना देना है, या फिर ग्राम से क्यों, क्योंकि इसके लिए तो पैसा लाया ही गया है। और अभी हम लोग अनुसूची 5वीं अनुसूची
और छठी के बारे में पढ़ ही रखा है, तो ये सब ऐसे नहीं हुआ। तो मतलब एलिमिनेशन जो बोलते हैं ना, तो हम लोग इस तरह से एलिमिनेट करेंगे कि इससे संबंधित हमें जानकारी है कि इसको शक्ति और कार्य के अनुरूप इसके पास कौन से अधिकार दिए गए हैं ग्राम सभा को, तो वो जानता हम लोगों को ध्यान में है, और ये जनजाति कल्याण के लिए क्या है। तो ऐसे अगर ये ध्यान रहे ना, तब आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे ना, देखिए ये उत्तर तो इसका ये हमें मिल ही गया, और अभी अब हम लोगों को ना ये देखना है राष्ट्रीय हरित अधिकरण को देख लेते हैं। तो ये कैसा, प्रकृति कैसी है इसकी, तो सलाहकारी अर्ध न्यायिक है। और इसका क्या है ना, देखिए पहले ये इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में अवस्थित है। अगर HQ को बात करें तो ये दिल्ली में है। उसके अतिरिक्त और भी 4 ये है, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें कि भोपाल, ठीक, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई, ये 3 हैं 4। और इसका ये हो गया। अब क्षेत्र इसका ये देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। संरचना में क्या है ना, देखिए इसमें एक जो चेयरपर्सन होता है वो होता है, फिर 20 और 20, तो 20 जो होंगे ना वो क्या होंगे, वो न्यायिक न्यायिक क्षेत्र के जो होंगे ना वो सदस्य होंगे। और इसके बाद ये जो है वो विशेषज्ञ होंगे, ठीक। अब इनकी योग्यता देखते हैं, तो ये SC के जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे जज, वो होने चाहिए। और इनकी आयु जो होगी वो 70 होगी। और इनका योग्यता क्या है कि ये तो केवल न्यायिक क्षेत्र के हों, और इनकी आयु 67 वर्ष हो। और इसकी जो योग्यता है कि PG की इनके पास डिग्री हो, साथ ही 5 वर्षों का अनुभव, और इनका जो कार्यकाल होगा वो केवल 5 वर्षों के लिए होता है। और इसे सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद हम लोग तीसरा राष्ट्र हैं जहाँ ये लाया गया था, अपना भारत में लाया गया। तो ये हो गया, संरचना देख लिए। अब देखिए ये इसमें क्या है ना कि इसका जो वो होता है कार्यविधि जो है ना, वो प्राकृतिक जो न्याय है ना उस पर काम करेंगे। IPC या CRPC जो होता है ना उसके तहत नहीं करेंगे। इसीलिए इसमें क्या है ना, एक और बाध्यता रखी गई है कि इसमें जो मामले आएंगे ना उसे 6 माह में उसका समाधान देना अनिवार्य है, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि देखिए क्षेत्रीय जो कार्य स्तर पे कार्य होते हैं ना, मतलब जो निर्णय दिए जाते हैं, क्या उससे संबंधित हम लोग कहीं जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग मुख्यालय में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मुख्यालय में नहीं गए और वहाँ हमें न्याय सही से नहीं मिला, तो हम लोग अगर असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इतना हो गया। और इसके बारे में तो सब देख ही लेते। और इसका एक और क्या ध्यान रखेंगे ना कि इससे संबंधित जो वो कौन कौन से अधिनियम है, तो उसमें एक वन संरक्षण, जल और वायु संरक्षण से जो है संबंधित वो सब। और ये देखिए स्वयं संज्ञान होता है ना, उसके माध्यम से ये भी इसे यहाँ हो सकता है केस, यही अपना मामला अपने पास बुला सकता है। तो इतना हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य सदस्य हो बनना पड़ेगा, ठीक। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। देखिए इससे पहले हम लोग इसको ना विस्तार से देख लिए थे पिछले वर्षों के PYQ को करने के दौरान। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि उत्तर क्या है। देखिए ये उसके इसमें सामान्य अगर जानकारी भी होगी ना तो इसे काट देंगे, पद धारण करता। इसलिए ये क्योंकि जब भी हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत सामान्य और इसे ध्यान में सब आसानी से आ जाती है कि इनका जो पदावधि होगी ना वो क्या होगा कि एक सरकार के जाने से भी इनका समाप्त नहीं होता, बल्कि जब नया सरकार का निर्माण होता है उसके बाद ये तो हो ही गया। अब देखिए क्या कि दूसरा क्या है ना कि 6 माह के भीतर, तो ये मंत्री के बारे में बताया जा रहा है, इनके बारे में नहीं। इसके बारे इसलिए कि जब हम लोग देख रहे थे ना लोकसभा अध्यक्ष, तो उसमें एक आया था कि उसकी जो
शपथ की व्यवस्था क्या है, तब हम लोगों ने देखा था कि वहाँ शपथ की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो सदस्य सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो और उन्हीं के माध्यम से चुन के अपने सदस्यों के माध्यम से लोग इनको चुन लिया जाता है और इनकी नियुक्ति होती है। और ये हो गया, और ये सही है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो किनको संबोधित करके देंगे। तो इसमें क्या है ना कि 93 अनुच्छेद पढ़ने से पता चलेगा कि वहाँ पे बताया गया है कि इनकी जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं ना, तो उनके सदन के जीवन काल पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो ये इतना, और इससे ज़्यादा इससे विस्तार में अगर जानना हो तो आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हम लोगों ने बात की, उसके इससे संबंधित कर रखा है। अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आता है, इसके बारे में हम लोगों ने अनेकों बार देखा है। उसमें पूछा गया था परामर्शी जो अधिकारिता होते हैं ना, उसके बारे में अनेकों बार आया था, तो हमने देखा ही था। तो अभी क्या देखेंगे, पहले प्रारंभिक। तो प्रारंभिक के क्या है, पहला भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और फिर क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य के विवाद। अब देखिए इसमें ना अगर 1 और 4 ऐसे जाते हैं तो देखिए पहले तो ये सभी नहीं है तो थोड़ा सा आसान हो गया, इसलिए कि देखिए ये पहला पढ़ेंगे ना, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के विवाद के बीच का विवाद, तो ये सही हो जाएगा। और अब देखेंगे क्या कि एक जिसमें नहीं है वो देखिए डी और बी खत्म हो गया। अब क्या है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में पढ़ना है, तो 4 को पहले अगर देख लें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य बीच का विवाद भी होता है, तो इसे आसानी से हम लोग पहुँच सकते हैं। और प्रारंभिक जो इसमें है ना, उसमें क्या है कि प्रारंभिक में भी 2 तरह के होते हैं। ठीक, अब 2 तरह का क्या होता है कि 2 तरह में ये है कि एक तो ये हो गया इनके पास, एक होगा जो केवल इसके पास होगा, एससी के पास, और एक होता है जो एससी के साथ साथ इसके पास हाई कोर्ट के पास भी होता है। तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कौन से होते हैं, तो उसमें हम लोगों को ध्यान होगा कि जैसे क्या बोलते हैं, संविधान की व्याख्या करना हो, पीआईएल से संबंधित हो, मूल अधिकार का मामला हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जाता है। तो इसे समवर्ती क्षेत्राधिकार मौलिक क्षेत्राधिकार का ही भाग होता है समवर्ती, तो ये इसमें आता है। और एक एकल आता है, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का, उसका जो एकल है क्षेत्राधिकार है वही उसके अंतर्गत ही ये आता है। और प्रारंभिक जो अधिकारिता है ना, उसी को मौलिक अधिकारिता भी कहा जाता है। तो इतना हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद के में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो देखिए ये जब हम लोग संसद की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं ना, तब उस दौरान इसे पढ़ा जाता है। तो प्रश्न देखते हैं कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। दूसरा है कि विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, और कुछ सदस्यों को हिंसक तथा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो इसमें क्या है ना कि देखिए जो पहला है ना वो सही है। और अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, स्थगन जो होता है वो क्या है कि इसको ना कार्य रोको जो होता है प्रस्ताव से कहा जाता है। और ये अभी मैंने बताया था कि ये संसदीय प्रक्रिया है ना, उसी का एक अंग है। और इसे स्वीकार कब किया जाएगा, तो देखिए अगर मान लीजिए इसे स्वीकार कर लिया गया तब क्या होगा, तो ये होगा कि कार्यवाही रोकने होंगे। मात्र कार्यवाही रोकने का मतलब है कि पूरे कार्रवाई नहीं, बल्कि विशेष विषयों पे जो है ना चर्चा और मतदान किए जाएंगे। और इसके लिए जो शर्त है वो ये क्या है कि लोकसभा में 50 सदस्यों के द्वारा, और जो राज्यसभा है उसमें 25 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जाता है। और देखिए इससे संबंधित है ना, जैसे एक कुछ और है प्रस्ताव ही, तो प्रस्ताव में ही और है, जैसे एक निंदा प्रस्ताव है। देखिए अन्य जो बता रहे थे ना हम लोग कि एक निंदा प्रस्ताव होता है, ठीक है, निंदा। तो वो क्या है कि वो राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों ही जगह इसे लाया जाता है। उसके बाद क्या है, व्यवस्था का प्रश्न, ठीक।
ये दो हो गए, तीन हो गया। उसके बाद ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण। उसके बाद है विशेषाधिकार। तो इसे आप अपने स्तर से देख लीजिए, अन्यथा हम लोग कभी और इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए अब क्या है ना कि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है ना, ध्यानाकर्षण, वो केवल भारत में ही, मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो भारत में ही हुआ है। और एक इसके साथ साथ एक और जो है वो शून्यकाल है, शून्यकाल के बारे में भी, और ये दोनों के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि ये भारत में ही इसका ये हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव को तो देख ही लिए थे। उसके बाद है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका आ सकती है। तो देखिए ग्राम सभा के किसके बारे में पूछा जा रहा है, पंचायत के। इसी को अभी जो हम लोग देख रहे थे ना उसमें था पेशा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों ही इसमें क्या है पढ़ लेते हैं कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वाक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो पेशा जो है तो उसी के तहत जो है ना इनके इसका प्रावधान किया गया है। और देखिए ये ना इसके बारे में जो बताया जा रहा है यहाँ पे वो तीनों ही कथन सही है। तो अपना यहाँ डी तो हो ही गया। देखिए अभी ना थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से कि इसका क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसे ना पेशा एक्ट कहा जाता है। पेशा, तो पेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में से ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और देखिए ये जो पंचायत इसका था ना अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं तो उनको अधिक स्वायत्तता देने का प्रयास किया जाता है। 96 में तो हम लोग देख ही लिए। और देखिए 10 राज्यों में अभी ये है लागू है। और इनसे ही संबंधित है कि दिलीप बुढ़िया समिति है, तो उसको ध्यान रख सकते हैं, दिलीप सिंह भुड़िया समिति। तो उसके बाद उसमें भी इसके बारे में बताया गया। और इसका मूल उद्देश्य था ना कि देखिए जो भूमि हस्तांतरित होते थे, मतलब जनजातीय से आदिवासियों से गैर आदिवासी के पास, तो वो रोका जा सकता है, रोका जाए। आदिवासियों का जो अपना जीवन पद्धति है वो संरक्षित हो, उनकी जो परंपरा संस्कृति हो वो सब उनको अपने अनुसार जीने का जो उनका अधिकार है वो उसके पास होना चाहिए। तो ये है। और क्या है कि कम से कम उसमें जो है ना आधे सीट जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित करना होता है। और बाकी जितने भी यहाँ दिए गए हैं तो वो सारा सही है। तो चलते हैं अब आगे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। फिर क्या है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए इससे पहले तो सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ना वो ए होगा। इसलिए देखिए इसमें बोला गया ना जरूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु क्षमा के तो ये है प्रधानमंत्री के बारे में। अब देखिए क्या है अपने यहाँ जो जितने प्रधानमंत्री हुए ना तो उनका इस कथन के संदर्भ में क्या संबंध है तो वो देखते हैं। जैसे इंदिरा गांधी हुई और मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो ये तीनों ही थे ना राज्यसभा के सदस्य था इनके पास थी। अब एक चौधरी चरण सिंह के बारे में हम लोग ने जान रखा है। तो वो चौधरी चरण सिंह थे तो उनके द्वारा ना लोकसभा का भी सामना नहीं किया गया था। और जो नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हैं।
और देव गौड़ा जो था वो जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो वो शायद विधानसभा के सदस्य थे। तो ये सब है इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं परिसीमन समिति के बारे में। आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय के चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये सही है, इसका दोनों कथन सही है, पर अपना तो है कि अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखेंगे। तो इसके बारे में कहाँ है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 82वां अनुच्छेद जो है इसके बारे में बताया गया है। और अब तक क्या है ना कि 4 बार हो चुका है परिसीमन, और ये सामान्यतः क्या होता है ना कि जो जनगणना होती है ना उसके बाद ही ये किया जाता है। तो 41 में, फिर 62, फिर 72, उसके बाद 2002, और अभी जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ना तो ये 2002 का ही भाग है। और इसका होता क्या है परिसीमन आयोग का, तो एक देखिए इसमें क्या है ना कि संसद और विधानसभा क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं ना के सीमांकन की प्रक्रिया है। अब वो इसलिए होता है ना कि देखिए अब जनसंख्या हमेशा बदलती है, तो उसके अनुसार अब इनका कार्य जब देखेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो उनके कार्य में बताया गया कि आरक्षित स्थानों का जो पुनर्निर्धारण होगा ना वो किया जाएगा। जनसंख्या में सीटों की संख्या को बढ़ाना होता है। फिर क्या है कि जो क्षेत्रों में जनसंख्या का संतुलन करना, तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा किया जाता है। और अब इसका संरचना देखें। देखिए संरचना में क्या है ना कि एक तो चेयरपर्सन होंगे, ठीक, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जो होंगे ना वो जज होंगे, ठीक। उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमीशन या 2 अन्य जो होते हैं ना उनमें से कोई एक। और क्या, राज्य के जो चुनाव आयुक्त होंगे, राज्य के जो होंगे चुनाव आयुक्त, ठीक, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर क्या है कि पाँच क्या होता है, एक तो MP होते हैं 5 MLA होते हैं। तो ये है इसका संरचना, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या कि जो 72 था उसके बाद क्यों नहीं हुआ, तो उसमें ना एक ये 42वां संविधान संशोधन था ना, उसके माध्यम से डिलिमिशन ये जो परिसीमन आयोग था उसे रोक दिया गया था। तो आज के लिए इतना तो काफ़ी है। फिर हम लोग देखते हैं लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। तो क्या काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक में से एक है, तो अभी उसके बारे में ही देखेंगे। पहला है कि कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, ठीक। अच्छा, अब अंतिम देखते हैं, चौथा, CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकार कंपनी की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह क्या है कि कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके, ठीक ना। तो देखिए चौथा जो है वो गलत इसलिए है ना कि इसके पास जो है ना ऐसा कोई अभियोग लगाने का कोई अधिकार इनके पास अभी जो कैग होते हैं उनके पास नहीं है। इसको करेंगे ना A और D तो खत्म हो जाएगा। और अब देखिए पहला जो था ना वो भी गलत था कि संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखना एवं भारत का राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो बताया जाता है कि ये भ्रामक नाम इसलिए है क्योंकि ये नियंत्रक नहीं होता। नियंत्रक कौन है, जनता, और जनता संसद के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। और जो संचित निधि से जो धन निकालने की प्रक्रिया है वो ही उसी के बारे में ये संबंधित है। तो 1 और 4 को अगर देखते काटते हैं तो क्या निकलेगा, 1 और 4 ये चला गया। तीसरा पढ़ते हैं कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर क्या है जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
तो ये सही है। और फिर क्या है कि मंत्रालय द्वारा जो है ना कार्यान्वित परियोजना या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श, तो ये तो सही है ही। तो अपना उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। और इसके बारे में जानते हैं, ये थोड़ा बड़ा विषय है, तो हम लोग वैसे तो इसे मेंस में पढ़ा जाता है, फिर भी हम लोग ना इसको एक बार देखेंगे, अगली बार कभी ऐसा मौका आएगा तब, अभी नहीं, क्योंकि ऐसे ही आज कुछ ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा यह वीडियो। तो देखते हैं अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। अब देखिए कितना अच्छा है ना कि इनके बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, दूसरा है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ये जो है ना दो गलत है। दो इसलिए गलत है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं ये समितियाँ, तो उसमें अभी इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, तो वो हम लोग देखते हैं कि ये एक पोस्टमार्टम समिति होती है और इसका कोई प्रतिवेदन उसके पास नहीं, बल्कि ये शायद जो अध्यक्ष होते हैं ना, स्पीकर, उसके पास ये करता है, इनका प्रतिवेदन होता है। तो दो काट देंगे, ये निकल जाएगा। और चार जैसा कि सही सी, देखिए 3 सही है और 1, ये दोनों ही सही है, तो अपना उत्तर सी हो जाएगा। और इससे संबंधित अनेक चीज़ें हैं जो, और ये क्या है कि हर जगह जो हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो उसको एक जगह करके ये पूछा गया है। तो ऐसा और इससे क्या है ना कि इससे संबंधित जितने भी अन्य अधिकारी हैं जिनका प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन इसके पास दिया जाता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के पास, तो वो ध्यान रखेंगे। इसमें एक ये भी होता है कि अल्पसंख्यक के जो अधिकारी होते हैं ना, भाषा के अधिकार, अल्पसंख्यक के जो अल्पसंख्यक भाषा के अधिकारी जो होते हैं, उनका भी ये है, इन्हीं को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। पहला है कि साधारण विधि निर्माण की को पारित करने की स्थिति में, दूसरा है कि धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो यहाँ 3 है। देखिए हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना संशोधन विधि, तो उसमें बताया जाता है कि धन विधेयक के संबंध में क्या अपने पास जानकारी होगा, तो वो क्या है ना कि राज्यसभा है उसके पास केवल 14 दिन का ही वो होता है कि अगर उतने दिनों में उन्होंने अगर कोई कर दिया, यानी मतलब वो पास नहीं किया जाता है ना, तो उसे पास मान लिया जाता है और पारित मान ही लिया जाता है। दूसरी बात कि इसमें कोई किसी तरह का वो प्रस्ताव देते हैं, परामर्श देते हैं, तो उसको मानना ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो ये इसको काट देंगे, दो को, इस देखिए ये दोनों खाया। अब देखिए तीसरा जो है ना संविधान संशोधन, तो हमें पता है, देखिए संविधान संशोधन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसमें वो अलग अलग ही करना होगा, अलग अलग इसलिए ना कि मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा होता है कभी कभी कि लोकसभा में अधिक संख्या है किसी विशेष सत्ताधारी दल का, तो वो अपना प्रभाव ये संख्या बल का प्रयोग करके पारित करवा सकता है, तो इसलिए इसे अलग करना होता है। बाकी देखिए क्या है कि साधारण विधेयक का पारित करने की स्थिति में, हाँ साधारण को कर सकते हैं, और इसको धन और इसके विधेयक में तो है नहीं, और कुछ वित्त विधेयक होते हैं तो उसे किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये सीधा ना डीपीएसपी जो तत्व होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब नीचे एक चीज़ और दिया हुआ है वो पढ़ लें कि उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को प्रतिबिंबित करता है। तो इसे तो हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि कौन कौन से जो ये होते हैं क्या बोलते हैं उसे, विषय है जो इनसे संबंधित है, गांधीवादी से मूल्यों से संबंधित है, उसे तो हम लोगों ने देखा ही है। फिर भी अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ विकल्प में। पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ठीक। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और सभी कामगारों के लिए यथेष्ट अवकाश और सांस्कृतिक अवसर को सुरक्षित करना। तो यहाँ जानते हैं देखिए
गांधीवादी में ये नहीं है शायद, 44वां जो है सामान्य नागरिक संहिता जो है वो नहीं है। तो अपना 2 और 3 हो जाएगा सही। तो इसके बारे में से यही मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये है, सही है। क्योंकि देखिए वो जो उदारवादी है ना उसमें बताया गया है इसके बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। और कामगार के लिए यथेष्ट जो है वो समाजवादी है, तो हम लोग बी को ही यहाँ सही मानेंगे। और बाकी जो गांधीवादी है उसमें पंचायत को देख ली, कुटीर उद्योग को देख ली, वंचित वर्गों के लिए जो है वो, और मद निषेध और गौहत्या निषेध के बारे में जो बताया गया वो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब देखिए ये कितना बड़ा ब्लंडर है। बी से ये इसमें बताया गया ना कि संसद में केवल ये नहीं, इसमें राष्ट्रपति के बारे में भी बताया गया है। तो तीसरा तो अपना खत्म हो गया। अब ये देखिए कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में दिल्ली और पौंडीचेरी के बारे में बताया जाता है, तो ये भी गलत हो गया अपना। अब 1 और 3 को देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अपना डी हो गया। और देखते हैं कि निर्वाचन झगड़ों का, तो निर्वाचन झगड़ों का जो है ना वो इनके पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ना होकर के अधिकार क्षेत्र जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। तो अपना हो गया, यहाँ देख लिया उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है। अभी देखिए डीपीएसपी देखिए और इसे देखिए, इससे ना आप क्या किया कीजिए कि अपना एक पेज में ये जो इम्पोर्टेंट जो जिसका ज़्यादा रिपीटेशन होता है उसको एक जगह करके रखिए, ताकि बाद में रिवीजन के दौरान इनसे मदद लिया जा सके। तो देखिए इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा जा रहा है डीपीएसपी के ये नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्यों के बारे में कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय में कमजोर वर्ग की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। देखिए ये 1, 3 और 4 जो है वो सही है, और इसे हम लोगों को ना बार बार इसको पढ़ना चाहिए, ऐसा याद करने के लिए नहीं, कम से कम उसका जो है ना वो जो समझ होती है ना वो आ जाना चाहिए हमें। तो इतने बार हम लोगों को डीपीएसपी वगैरह को पढ़ लेना चाहिए, और फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, इन सब चीज़ों को। तो इसमें सी है अपना सही उत्तर, और दो नहीं होगा क्योंकि ये 2 का जो है ना उसका उल्लेख उसमें है, डीपीएसपी जो है उसमें उल्लेख किया गया है। और चलिए अब अगला, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख ही चुके हैं, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था और कौन कौन से संशोधन हुए थे, ये सब इसके बारे में पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब फिर देखते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। तो स्वायत्तता के लिए, रक्षा के लिए क्या है देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के से विचार विमर्श करना पड़ता है। चलिए सही है। फिर चौथा पढ़ते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही किए जाते हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये अधिकार जो है ना केवल इसके पास रहता है, जो न्यायालय है ना उसी के पास रहता है, ताकि अपना वो ना उस पर दबाव, अनावश्यक दबाव ना बन सके। तो इतना हो गया, अपना देख लिए। 4 गलत है, 4 गलत करेंगे तो अपना उत्तर आ ही जाएगा। क्यों, देखिए सभी में 4 है और 4 को काट देंगे तो अपना उत्तर आएगा। फिर भी देख लेते हैं आगे और क्या है कि न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो अभी देखे थे हम लोग ना संचित निधि, उसमें 2 तरह के होते हैं, भारत एक तो भारित होता है, एक ऐसे सामान्य होता है। तो ये जो भारित होता है ना उसमें है, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में तो पिछले वीडियो में बताया गया है, वो देख सकते हैं आप। फिर क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी गलत है कि केवल जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए आप, इसके बाद तो है नहीं। आज के लिए आभार, धन्यवाद। एक अनुरोध है हमेशा की तरह कि अगर सही लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में अगर उपयोगी लग रहा हो तब। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, आभार।